हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 2 के टॉपिक विविधता, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं या उससे संबंधित नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विविधता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है विविधता का। तो विविधता शब्द का तात्पर्य लोगों या चीज़ों के बीच अंतर या भेद या असमानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विविधता का अर्थ व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। इसमें स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होता है। ये असमानताएं व्यक्तिक, प्रजाति, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर हो सकती है। विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह में एक स्थान विशेष में एक साथ निवास करते हैं। और हमारा देश भारत विविधता में एकता की भूमि है, या यूं कहे कि भारतीय समाज और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता में एकता ही है। यहाँ अनेक जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, प्रजाति के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्था में भी विविधता दिखाई देती है। भारत एक संगठित राष्ट्र है जिसका अपना एक संविधान है, जिसमें सभी धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है तथा सबके हितों का ध्यान समान रूप से रखा जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विविधता में एकता का अनूठा रूप और आदर्श प्रस्तुत करती रही है। इसे हम विविधता का नाम दे सकते हैं। ये जो असमानताएं, ये जो भेद है भारतीय लोगों में, भारतीय नागरिकों में, इसके बावजूद भी वो एक साथ मिलकर रहते हैं, ये विविधता में एकता का एक अनूठा उदाहरण है। अब हम भारतीय समाज की इन विविधताओं को व्यक्तिगत, धर्म, जाति और जनजाति के संदर्भ में निम्न रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिक आधार पर विभिन्नता। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। दो व्यक्तियों की आदत, रूप, रंग, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता या विविधता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को मुख्यतः दो आधार पर देखा जाता है, शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता। अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो जो ये व्यक्तिगत विविधता या विभिन्नता है, यह एक स्वाभाविक गुण है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। एक ही माता पिता की संतान, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। उनके भी रूप, रंग, व्यवहार, पसंद नापसंद इत्यादि में भेद होता है। व्यक्तिगत विविधता में व्यक्ति के वे सभी गुण या पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनको कि मापा जा सकता है। पहले मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षण संस्थाएं बालकों में अंतर करती थी, परंतु व्यक्तिगत विभिन्नता के विचारधारा के द्वारा बालकों के शारीरिक योग्यता को भी महत्व दिया जाने लगा है। अब हम व्यक्तिगत विविधताओं के कुछ प्रकार को समझते हैं। नंबर 1 है शारीरिक विविधता। शारीरिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में अनेक प्रकार की असमानताएं, भेद देखी जा सकती हैं, जैसे कि रंग में, रूप में, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता या इत्यादि में शारीरिक विविधता देखी जाती है। नंबर 2 है मानसिक विविधता। मानसिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में विविधताओं के दर्शन होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धि वाला होता है, कुछ सामान्य लोग होते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, और कोई
मंदबुद्धि के बालक भी या व्यक्ति भी होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है संवेगात्मक विविधता। संवेगात्मक विभिन्नता या विविधता के अंतर्गत कोई व्यक्ति उदार होता है तो कोई व्यक्ति कठोर हृदय होता है। वहीं कुछ व्यक्ति आप देखेंगे प्रसन्न चित्त होता है तो कोई व्यक्ति खिन्न चित्त होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जैसे होता है कि वो बहुत ही कठोर हृदय होता है, उसे किसी भी बात पर किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं आती। वहीं कोई व्यक्ति बहुत ही उदार हृदय होते हैं, हर समय सबकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वही कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उसी प्रकार है रुचियों में विभिन्नता। रुचियों की दृष्टि से भी व्यक्तियों में कभी कभी आश्चर्यजनक विविधताएं या भेद देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी को संगीत में रुचि होती है तो किसी को नृत्य में, किसी को चित्रकला में तो किसी को खेल में, किसी को बातचीत करने में रुचि होती है तो किसी को पढ़ने में रुचि होती है। इस प्रकार रुचियों में भी विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 विचारों में असमानता। व्यक्तियों के विचारों में भी विविध रूप से असमानताएं देखी जाती हैं। जैसे उदार व्यक्ति, अनुदार व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति, समान विचार के व्यक्ति बड़ी ही कठिनाई से मिलते हैं। यदि एक घर है तो घर में रहने वाले 4 या 5 लोग जो भी हैं सबके विचारों में अंतर होता है। किसी के भी विचार में ऐसा नहीं है कि समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है सीखने में विभिन्नता। सीखने की दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि किसी कार्य को बहुत देर से सीखते हैं और कुछ तो सीख ही नहीं पाते। तो इस तरह सीखने की जो प्रक्रिया इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो चरित्र में असमानता। चरित्र की दृष्टि से भी सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ भिन्नता का होना अनिवार्य है, हमें देखने को भी मिलता है। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करता है। जैसे नैतिक चरित्र, अनैतिक चरित्र के व्यक्ति हमें बहुत ही देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति में भिन्नता। व्यक्तियों की प्रकृति अर्थात उसके नेचर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, वो सबसे मिलजुल कर बातें करते, कहीं भी जाते हैं तो वो सबसे आसानी से घुल मिल जाते हैं। वहीं कुछ अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं जो शांत रहते हैं, वो जल्दी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो वहीं कुछ व्यक्ति उभयमुखी होते हैं जिनमें कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं धर्म के आधार पर विविधता। भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। मूलतः भारत में 9 धर्मों का संगम स्थल रहा है, किंतु कालांतर में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ अन्य धर्मों का भी प्रसार हुआ, जिससे धार्मिक विविधता और भी बढ़ती गई। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई उसके आधार पर 25 अगस्त 2015 में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसमें 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय बताए गए जो कि हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। इसमें पारसी एवं अन्य को धर्म नहीं बताया या बांटा गया है। इन धर्मों को मानने वाले लोगों का प्रतिशत 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार है। सबसे पहले धार्मिक समूह का कॉलम है, उसके बाद है 1991 और उसके बाद है 2001, उसके बाद है 2011 में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का क्या प्रतिशत है भारत की जनसंख्या में, जिसमें कि है हिंदू, मैं केवल 2011 के बताती हूँ। हिंदू हैं 79.8, मुस्लिम हैं 14.2, ईसाई हैं 2.3, सिख हैं 1.7, बौद्ध हैं 0.7, जैन हैं 0.4 और पारसी हैं 0.7 और अन्य हैं 0.2। तो ये है भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का प्रतिशत। इस प्रकार से भारत में धर्म के क्षेत्र में भी विविधताएं हैं। अब इन धर्मों में भी विविधताएं हैं। जैसे हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है,
वैदिक धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। यह धर्म लगभग ईसा से 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ भारत आया था। कालांतर में जब भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, तब आर्य धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। सदियों पुराना यह धर्म वास्तव में असंख्य ऋषि मुनियों एवं तत्वदर्शियों के ज्ञान एवं अनुभूतियों का संचित कोश है। हिंदू प्रमुख रूप से शैव, शाक्त, वैष्णव के रूप में विभक्त हैं। वैदिक धर्म में शुद्ध विचार, सत्य, अहिंसा, परोपकार, उत्तम आचरण को महत्व दिया गया। अर्थात जो वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म भी है, वो भी कई भागों में बटा हुआ है, जैसे शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव के लोग शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव शाखा के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और शाक्त जो है वो शक्ति की पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 2, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, हम सभी जानते हैं। भारतीय मुसलमान भी 2 संप्रदायों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं, जो कि मुस्लिम कानून के 4 संप्रदायों में से एक है। दक्षिण में मापिला संप्रदाय, लक्षद्वीप टापू में शफी संप्रदाय, गुजरात में सुन्नी मालिक संप्रदाय को मानते हैं। शियाओं का अपना स्वयं का एक संप्रदाय है, जो कि 12 इमामों में विभाजित है। इस धर्म में नेकी, धैर्य, अच्छाई, दूसरों का सम्मान, बड़ों का आदर, अल्लाह पर विश्वास पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे, जो कि यहूदी जाति के थे। ईसाई धर्म यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप है। पूरे विश्व सहित भारत के ईसाई भी कई भागों में विभाजित हैं, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। वर्तमान में तो हम झारखंड में देखते हैं CNI, 7 डे मिशन, पेंटिकोस्टल इत्यादि कई शाखाएं भी ईसाई धर्म की बन गई हैं। ईसाई धर्म को भी मानने वालों में हिंदू, मुस्लिम धर्म के लोग भी शामिल हैं। ईसाई धर्म के भी प्रमुख उपदेश हैं अच्छाई, पवित्रता, उदारता, सभी प्राणियों से प्रेम, सेवा, पाप के लिए प्रायश्चित, अहिंसा, क्षमा, दया, त्याग, ईमानदारी इत्यादि। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। इस धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, और इस धर्म के 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 ककार, कंघा, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा प्रचलित किए थे। इनका धार्मिक जो ग्रंथ है वह है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 10 गुरुओं के उपदेश संकलित हैं। सिख धर्म के संदेश हैं एकेश्वरवाद, प्राणी मात्र से प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सत्संग और सभी धर्मों का सम्मान तथा सेवा भाव। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप से फैला था, किंतु वैदिक हिंदूवाद के बाद यह कुछ स्तरों तक ही सीमित हो गया। अंबेडकर ने इसे पुनः जागृत किया और माहर जाति विशेष रूप से इस धर्म के अनुयायी हैं। बाद में बौद्ध धर्म भी 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान व महायान। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, कर्तव्य पालन, प्रेम, परोपकार, नैतिकता, सेवा, ब्रह्मचर्य, दान एवं समानता का उपदेश दिया। अब हम जैन धर्म को देखते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने इंद्रियों को वश में करके उन पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें जिन कहा गया एवं इनका धर्म जैन धर्म कहलाया। इस धर्म के भी 2 भाग हैं, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्रधारी हैं। इस धर्म के उपदेश हैं सभी जीवों से प्रेम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सदाचार, जाति व्यवस्था निषेध, तप, धर्म इत्यादि। और लास्ट है पारसी व अन्य धर्म। पारसी एक लघु समुदाय है जो कि 8वीं शताब्दी में भारत आए। इस धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। इसके अतिरिक्त भारत में और भी कई अन्य धर्म हैं, किंतु हमने देखा कि धर्म चाहे कोई भी हो, सभी धर्म सत्य, अहिंसा, सदाचार, परोपकार, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। सभी धर्मों का मूल तत्व
एक ही है, अर्थात धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी सभी धर्मों के का जो सार है उसमें एकता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं जातिगत आधार पर विविधता। तो भारतीय समाज में जो जातिगत विविधताएं हैं वो हिंदू संस्कृति की ही देन है। भारतीय समाज के अन्य धर्म जैसे मुस्लिम और ईसाई धर्म के कुछ समूहों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखी गई है। सामान्य तौर पर जाति के आधार पर जो विभाजन देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम इसमें जो नामाता है वह है ब्राह्मणों का। इसमें विद्वान समुदाय जिसमें कि याजक, विद्वान, विधि विशेषज्ञ, मंत्री और राजनयिक शामिल हैं। नेक्स्ट है क्षत्रिय। इसमें राजा, उच्च पदों के लोग, सैनिक और प्रशासक शामिल हैं। इसके पश्चात है वैश्य। इनमें व्यापारी, कारीगर, सौदागर, दुकानदार, खेत के मालिक शामिल हैं। और लास्ट जो है वह है शूद्र। इसमें सेवा करने वाली प्रजाति शामिल है। जातिवाद सांस्कृतिक एकता की भावना को आघात पहुंचाती है, इसे रोकना चाहिए। इस प्रकार से भारतीय समाज जो हिंदू समाज है वो प्राचीन काल से मुख्यतः 4 भागों में विभक्त रहा था, किंतु इनकी भी कई उपजातियां हैं जो कि गोत्र के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भी पहचानी जाती है। जैसे कि सिंपल सा एक उदाहरण ब्राह्मण को ही लें तो बंगाली ब्राह्मण, बिहारी ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, राजस्थानी ब्राह्मण, इस तरह से भी लोग अपना परिचय देते हैं। अब हम जनजातीय विविधता को देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। केवल अनुच्छेद 342 में वर्णित समुदाय ही जनजाति कहलाते हैं, अर्थात जो ये अनुच्छेद 342 है इसमें जिन समुदाय का वर्णन किया गया है वही जनजाति कहलाएंगे। भारतीय संविधान में इनकी संख्या 216 है। इनके बीच भी भाषा, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। संपूर्ण भारत को जनजातियों की दृष्टि से 4 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। हिमालय का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, पश्चिमी भारत क्षेत्र, दक्षिणी भारत क्षेत्र। संक्षेप में यदि देखा जाए तो भारत की जनजातीय संस्कृति विविधता निम्न रूपों में देखने को मिलती है। सबसे पहले है जनसंख्या। कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं, जैसे कि गोंड, मुंडा, भील तथा संथाल। वहीं दूसरी ओर कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी हैं कि उनकी गणना 100 व्यक्तियों से अधिक नहीं की जा सकती है, जैसे कि ओंग तथा टोटो। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी कुछ जनजातियां जटिल सामाजिक संगठन रखती हैं तथा कई उपभागों एवं वर्गों में विभाजित हैं। इसके विपरीत कुछ जनजातियों का सामाजिक संगठन अव्यक्त या सरल है। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वरूप। पारिवारिक स्वरूप की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ जनजातियों में पितृसत्तात्मक समाज है तो कुछ जनजातियां पितृस्थानीय हैं एवं पितृवंशीय हैं, तो कुछ मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय एवं मातृवंशीय हैं, जैसे कि कुकी, गारो आदि। जैसे जो हमारे हिंदू समाज में हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात विवाह के बाद लड़की अपने पति के घर में रहती है और पिता के नाम से ही उसका वंश चलता है। किंतु कुछ जनजातियों में कुछ ऐसा भी समाज है जो कि मातृसत्तात्मक है, अर्थात विवाह के पश्चात लड़की अपने माता के घर में ही रहती है और जो लड़का होता है वो अपने ससुराल में ही रहता है और उस घर का, उस वंश की जो परंपरा है वो माँ के नाम से चलती है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह संबंधी प्रथाओं की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि टोडा जनजाति में बहुपति एवं खस जाति में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, अर्थात एक ही अगर 4 भाई हैं तो उनका विवाह एक ही स्त्री से होगा। उसी तरह से बहुपत्नी, एक लड़के की कई पत्नियां, अर्थात कई लड़कियों का विवाह एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति के साथ होता है। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास। देवी देवता एवं जादू टोना की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ जनजातियों में टोटमवाद प्रचलित है तथा अनेक धार्मिक निषेध भी
पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्थिक, कुछ जनजातियां आज भी वनों पर आधारित हैं, तो कुछ जनजातियां कृषि पर, कुछ परंपरागत गृह उद्योग अर्थात पेशा उनका जो परंपरागत है उस पर, तो कुछ पशुपालन पर और कुछ झूम खेती पर निर्भर हैं। अब अंतिम है भाषागत विविधता। हमारे देश व समाज में भाषागत विविधता भी बहुत ही अधिक है। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज में 3 भाषाई परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। अर्थात हमारे देश में तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, किंतु जो ये भाषाई परिवार हैं इनको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। नंबर 1 है इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। भारत में 78.4% लोग आर्य भाषा समूह की बोली बोलते हैं। इसमें पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, बंगला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी इत्यादि भाषाएं सम्मिलित हैं। नंबर 2 है द्रविड़ भाषाई परिवार। भारत में 20.6% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कोडगु, गोंडी इत्यादि भाषाएं आती हैं। ये साउथ इंडिया की भाषाएं हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार। इसमें मुंडारी, बोंदो, जुआंग, भूमिया, संथाली, खासी इत्यादि भाषाएं आती हैं। लास्ट में निष्कर्ष, इस प्रकार बाह्य रूप से भारतीय समाज, संस्कृति और जनजातीय तथा भाषाई जीवन में विविधता होते हुए भी मौलिक रूप से भारत के लोग एक हैं। भारत में एकता के दर्शन होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, किंतु ये टॉपिक ही इतना लेंदी है। हालांकि कोर्स 2 के सभी टॉपिक ही थोड़े लेंदी ही हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।